नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है राजस्थान का भौतिक स्वरूप भाग 1। आज हम बात करेंगे राजस्थान की स्थलीय भूमि में कौन कौन से प्रदेश हैं, उनके नाम क्या क्या हैं और उनकी विशेषताएं क्या हैं। एक प्रश्न इसमें से लगभग कन्फर्म हर एग्जाम में आता है, चाहे वो पटवार का हो, रेट का हो, कांस्टेबल का हो, एलडीसी का हो, सुपरवाइजर का हो, चाहे वो अपने कोई टीचिंग एग्जाम सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो। लगभग इस टॉपिक में से एक प्रश्न आपके आता ही आता है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज राजस्थान का भौतिक स्वरूप भाग 1। सबसे पहले हमें ये देखना है कि राजस्थान की जो स्थलीय, चाहे राजस्थान है, इवन भारत है, चाहे विश्व के स्थलीय भूखंड है, वो किसका हिस्सा है, और दूसरा जलीय भूखंड है, वो किसका हिस्सा है। स्थलीय भूखंड को हम महाद्वीप के नाम से जानते हैं और जलीय भूखंड को हम महासागर के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके नाम क्या क्या थे। तो इस तरीके से ये पृथ्वी है और बाहर का भाग ये जलीय भाग है और बीच का भाग ये जो है स्थलीय भाग है। इस तरीके से ये पृथ्वी का बीच का भाग ये है स्थलीय भाग, स्थलखंड, और बाहर का जो है ये है जलमंडल। दोस्तों इस तरीके से दो भाग है हमारे पृथ्वी के। शुरू में प्रारंभ में दो भाग थे, एक तो था बीच का ये स्थलमंडल और ये था जलमंडल। तो ये जो स्थलमंडल है इसको दो हिस्सों में बांटा गया है, एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है। ऊपर वाले हिस्से को कहा जाता है अंगारा लैंड और नीचे वाले हिस्से को कहा जाता है गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड कहा जाता है। इसी से सारे के सारे महाद्वीपों का निर्माण हुआ है और इससे सारे के सारे महासागरों का निर्माण हुआ है। महासागर जो बने हैं वो ये जलीय भूखंड है, इससे निर्माण हुआ है। इस जलीय भूखंड को कॉमन रूप से कहा जाता था टेथिस सागर। इसका मतलब जितने भी सागर उनका निर्माण किससे हुआ है, टेथिस सागर से महासागरों का निर्माण हुआ है। स्थलीय भूखंड है, इससे महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। जितने भी महाद्वीप हैं हमारे उनका निर्माण इस बीच वाले हिस्से से हुआ है। इसको भी लंबे समय के बाद दो हिस्सों में बांट दिया गया था, एक था अंगारा लैंड और एक था गोंडवाना लैंड। जो ये स्थलीय भूखंड है इसे पेंजिया कहा जाता था, पेंजिया कॉमन रूप से, और इसके दो भाग थे, एक था अंगारा लैंड और एक था गोंडवाना लैंड। तो ये है, इसी से इन महासागरों और महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। हमें अब ये बात करनी है कि हमारे राजस्थान के कौन कौन से भाग का निर्माण किस किस से हुआ है। तो सिर्फ एक भाग को छोड़कर बाकी पूरा जो है वो स्थलीय भूखंड से बना है या पेंजिया से बना है। सिर्फ एक भाग ऐसा है जिसका निर्माण हमारा जलमंडल या टेथिस सागर से हुआ है। इस प्रकार हम बात करेंगे वो एक भाग कौन सा है और राजस्थान के कुल भाग कौन कौन से हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। तो देखते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान का भौतिक स्वरूप, इसको हमने इस तरीके से, राजस्थान की अगर बात करें यहाँ पर, तो इसको हम चार हिस्सों में बांटते हैं। एक हिस्सा बीच का ये रहा इस तरीके से, और एक हिस्सा ये है। इस प्रकार हम देख लिया कि राजस्थान के चार हिस्से हैं। एक हिस्सा ये अलग है जिसको हम उत्तरी पश्चिमी हिस्सा भी बोल सकते हैं, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश भी बोल सकते हैं। और बीच का ये जो हिस्सा है इसे हम बोलते हैं मध्य अरावली प्रदेश। ये राजस्थान के बीचों बीच है, इसलिए इसे कहा जाता है मध्य अरावली प्रदेश। और ये जो हिस्सा है इसे कहा जाता है पूर्वी मैदानी भाग। ये रहा पूर्वी मैदानी भाग, पूर्व से लेकर दक्षिण दिशा तक यहाँ तक फैला हुआ है। और चौथा ये हिस्सा, थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो बचता है यहाँ पर, इसे कहा जाता है, दोनों दिशाएं लगती है, ये पूर्व दिशा है और ये दक्षिण दिशा यहाँ लगती है। तो इस भाग का नाम है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखा कि कुल मिला के हमारे राजस्थान के हैं चार भाग। इसका नाम मैंने आपको बताया है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो इस तरीके से ये चार भाग हैं। हमें एक एक भाग की बात करनी है, किस भाग की क्या विशेषता है, उसका क्षेत्रफल कितना है, उसकी जनसंख्या कितनी है, वहाँ की वार्षिक वर्षा कितनी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, उसकी ढाल कैसी है। तो एक एक भाग की बात हम इस मैप पर करते हैं, यहाँ पर देखते हैं। इस प्रकार दोस्तों ये बीच का जो भाग है हमारा ये है मध्य अरावली प्रदेश। ये मध्य अरावली प्रदेश है, बीच का सारा का सारा हिस्सा हमारा।
हमने राजस्थान की भौतिक भूभाग के हिसाब से राजस्थान की भूमि को 4 हिस्सों में बांट दिया था। ये मध्य अरावली प्रदेश है और एक हिस्सा ये जो बचता है हमारा चौथा हिस्सा, ये अलग हिस्सा बचता है। इस प्रकार हम देखा कि राजस्थान की भौतिक भूभाग जो है उसके 4 हिस्से हो चुके हैं। पहला जो हिस्सा है हमारा ये रहा, इसे कहा जाता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसके नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पर पूरा मरुस्थलीय हिस्सा है। तो पहला भाग हुआ हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा जो भाग है हमारा ये रहा बीच का पूरा हिस्सा, इसे कहा जाता है मध्य अरावली प्रदेश। मध्य अरावली प्रदेश इसे कहा जाता है। तीसरा जो हिस्सा है हमारा ये बीच का हिस्सा, सारा का सारा ये हिस्सा बचता है, इसे कहा जाता है पूर्वी मैदानी भाग। पूर्वी मैदानी भाग। और चौथा जो हिस्सा है हमारा ये नीचे का हिस्सा बचता है, जिसमें पूरा कोटा संभाग आता है। इस तरीके से ये जो हिस्सा है बूंदी का हिस्सा, कोटा का हिस्सा, ये झालावाड़, चित्तौड़गढ़ का थोड़ा हिस्सा ये भी आता है, थोड़ा सा प्रतापगढ़ का हिस्सा भी आता है। ये हमारा बारां जिला है, ये बीच में शामिल है, प्लस ये सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर का ये हिस्सा भी इसके अंदर शामिल है। चौथा जो हिस्सा है इसे कहा जाता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इस प्रकार दोस्तों हमने 4 हिस्सों की बात कर ली राजस्थान की भूमि को 4 हिस्सों में हमने बांट दिया। ये उत्तर पश्चिम में जो सबसे बड़ा हिस्सा है इसका नाम है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, राजस्थान के बीचों बीच है, इसे कहा जाता है मध्य अरावली प्रदेश। और ये जो बीच का हिस्सा इधर का हिस्सा है अरावली के पश्चिम में है, इसे कहा जाता है पूर्वी मैदानी भाग। ये तीसरा पार्ट हुआ। चौथा पार्ट है हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसमें दोनों दिशाएं लगती है, एक तो पूर्व और एक दक्षिण दिशा इसके अंदर आती है। हमें ये बात करनी है कि इनका निर्माण कब हुआ है और किसके अवशेष हैं, उत्पत्ति कब हुई है। इसके अलावा अन्य बहुत सी बातें जो साथ साथ हम करते चलेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि इसकी जो उत्पत्ति है वो कब हुई थी। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो जो इसकी उत्पत्ति है वो हुई थी नियोजोइक महाकल्प से। जो नियोजोइक महाकल्प था उस समय पश्चिम मरुस्थलीय की उत्पत्ति हुई। और किसका अवशेष माना जाता है ये हमें बात करनी है। अवशेष की अगर बात करें तो अवशेष माना जाता है ये टेथिस सागर का। टेथिस सागर इसका अवशेष माना जाता है। हमने अभी बात की कि पृथ्वी पर जितने भी महाद्वीप थे उनका निर्माण हुआ है अपने पेंजिया से, और जितने भी महासागर हैं उनका निर्माण हुआ है टेथिस सागर से। तो हमें कैसे पता लगा अवशेष के रूप में यहाँ पर क्या स्थित है, तो हम बता देंगे। यहाँ पर अवसादी चट्टानें हैं, वो टेथिस सागर का अवशेष आज भी यहाँ पर स्थित है। तो लिखेंगे पहले अवशेष के रूप में अवसादी चट्टान, चट्टानी है, इसका अवशेष है। इसके अलावा दूसरा जो है यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति के रूप में यहाँ पर आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है। वो किसके अवशेष के रूप में है, टेथिस सागर के अवशेष के रूप में। तो लिखेंगे हम प्राकृतिक वनस्पति। वनस्पति किसके अवशेष माने जाते हैं, टेथिस सागर के अवशेष माने जाते हैं। इसके अलावा मछली के अवशेष मिले हैं यहाँ पर। मछली के अवशेष वो किसका उदाहरण है, तो हम कहते हैं वो टेथिस सागर का अवशेष जो आपका उदाहरण है वो माना जाता है। इसके अलावा अगर हम अगली बात करें तो खारे पानी की जो झीलें हैं वो भी किसका अवशेष माना जाता है, खारे पानी की झीलें, ये किसका अवशेष माना जाता है, टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। तो दोस्तों हमने पहले भाग की बात की जिसका नाम था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्पत्ति की अगर बात करें तो नियोजोइक काल महाकल्प में इसकी उत्पत्ति हुई। अगर किसका अवशेष है ये, तो हम कहते हैं टेथिस सागर का अवशेष है। और इसके अलावा जीवाश्म खनिज हैं, उनके अवशेष भी यहाँ पर मिलते हैं। जैसे खनिज तेल की बात करें, कोयले की बात करें, वो भी इसी का अवशेष माना जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर चौथा जो है वो जीवाश्म खनिज।
ये सारे के सारे अवशेष किसके हैं, तो हम कह देंगे टेथी सागर के अवशेष से माने जाते हैं। तो दोस्तों हमने ये अवशेष की बात कर ली, अब हम बात करते हैं इसकी क्षेत्रफल की। ये कितना हिस्सा पूरे राजस्थान का घेरता है, तो लिखेंगे हम क्षेत्रफल के हिसाब से ये राजस्थान का जो क्षेत्रफल घेरता है वो घेरता है 61.11% हिस्सा ये घेरता है। इसका मतलब आधे से ज़्यादा राजस्थान के अंदर मरुस्थल का विस्तार है। और क्षेत्रफल में अगर बात करें तो कुल थार के मरुस्थल का, ये वैसे थार का मरुस्थल ही है, थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल कुल ये कितना हिस्सा घेरता है ये भी हमें देखना है। तो इसका कुल जो क्षेत्रफल है वो है 2,09,042 वर्ग किलोमीटर ये हिस्सा घेरता है कुल मरुस्थल का। तो देखो आप क्षेत्रफल के रूप में 61.11% जो हिस्सा है वहाँ पर मरुस्थल है। अगर हम यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या जो है वो है यहाँ की 40%। राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% हिस्सा जो है मरुस्थल में निवास करता है। तो दोनों की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं दोस्तों। अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो ये राजस्थान का ऐसा मरुस्थल है कि जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, ऐसा मरुस्थल जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। अगर हम प्रतिशत की बात करें तो पहला स्थान आता है हमारे राजस्थान के मरुस्थल का, जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है वहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। अगर हम जनघनत्व की बात करें तो न्यूनतम जनघनत्व वाला प्रदेश यही है, तो लिख देंगे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश भी हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ही आता है। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं। अगर हम यहाँ की वार्षिक वर्षा की बात करें तो इस प्रदेश में जो वार्षिक वर्षा होती है वो होती है 20 से 50 सेंटीमीटर यहाँ की वार्षिक वर्षा मानी जाती है। वार्षिक वर्षा 20 से 50 सेंटीमीटर, इसका मतलब वार्षिक वर्षा बहुत कम है। तो यहाँ की जलवायु भी क्या रहेगी, शुष्क रहेगी। तो लिखेंगे यहाँ का क्लाइमेट या जलवायु यहाँ की क्या मानी जाती है, शुष्क मानी जाती है। जलवायु यहाँ की शुष्क है। जलवायु शुष्क होने का कारण है यहाँ का निम्न वायुदाब। इस प्रदेश में यहाँ वनस्पति न होने के कारण, गर्मी ज़्यादा होने के कारण यहाँ की वायु जो है, जो वायु में पानी की मात्रा है वो वेपर बनकर ऊपर चली जाती है और यहाँ वायु का दबाव धरती पर कम हो जाता है, निम्न वायुदाब की स्थिति हो जाती है। तो शुष्क वायुदाब का जो जलवायु शुष्क होने का कारण क्या है, निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब। वायुदाब से तात्पर्य ये है कि वायु का पृथ्वी पर लगाया गया दाब ही वायुदाब कहलाता है। पृथ्वी पर जो दाब लगता है वो वायुदाब होता है। अगर वो दबाव कम लगता है तो निम्न वायुदाब हो जाएगा, अगर वो दबाव ज़्यादा है तो उच्च वायुदाब हो जाएगा। ज़्यादा और कम होने का कारण ये होता है कि अगर उस वायु में जो पृथ्वी पर दबाव डाल रही है, अगर उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है तो वायु भारी होकर धरती के पास या पृथ्वी के पास बैठने की कोशिश करेगी, जिससे वायुदाब बढ़ जाता है। अगर गर्मी ज़्यादा है उस वायु में, आसपास के वायुमंडल में गर्मी ज़्यादा होने के कारण उस वायु में से पानी को वेपर बना के, वाष्प बना के उड़ा दिया जाता है। अब पानी निकलने के बाद में वायु क्या हो जाती है, हल्की हल्की होने के बाद में वायु क्या होती है, ऊपर उठती है। ऊपर उठती है तो उस धरती पर उस वायु का दबाव नहीं लगता है, उसे हम कहते हैं निम्न वायुदाब। और इस निम्न वायुदाब के कारण वहाँ वायु की उपस्थिति न होने के कारण आसपास की भारी वायु वहाँ पहुँचने का प्रयास करती है, प्रयत्न करती है, उसे ही हम मानसून कहते हैं। तो ये रहा शुष्क जो है वो हमारा जलवायु जो होता है वो निम्न जो वार्षिक वर्षा होती है उसके कारण होता है। यहाँ की वार्षिक वर्षा 20 से 50 और जलवायु शुष्क मानी जाती है। अब हम बात करते हैं मिट्टी की यहाँ की। वैसे अगले जो पार्ट हमारा इसका सेकंड जो पार्ट होगा उसमें हम इस शुष्क जलवायु की या निम्न वायुदाब की या वायुदाब की हम बात करेंगे, उसको क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं यहाँ की मिट्टी कैसी है। दोस्तों यहाँ की मिट्टी है रेतीली बलुई मिट्टी, रेतीली बलुई मिट्टी, एरिड सॉल्ट इसे कहा जाता है। मिट्टी के कण बड़े होते हैं, पानी को रोकने की इसमें क्षमता नहीं होती है, इसलिए ये जो प्रदेश है इस मिट्टी के कारण यहाँ जो है वो वनस्पति रहित प्रदेश माना जाता है। जैसे ये मिट्टी है, हम यहाँ बात करते हैं, ये मिट्टी है, इसके कण जो हैं बड़े हैं और इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर टेथी सागर का अवशेष माना गया है और ये कण बड़े हैं। इनके बीच में जो स्पेस है, अगर बरसात आती है तो पानी इनके बीच में से कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। तो पानी को रोकने
की क्षमता इसमें नहीं है, या पानी को अब्जॉर्व या अवशोषित करने की क्षमता इसमें नहीं है, जिसके कारण पेड़ पौधों को या वनस्पति को, उनकी जड़ों को पानी नहीं मिल पाता और यहाँ पर वनस्पति नहीं पनप पाती है। इसलिए जो रेतीली बलुई मिट्टी है ये अनुपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। चारों प्रदेशों में सबसे कम अनुपजाऊ मिट्टी है जो कौन सी मानी जाएगी, वो मानी जाएगी रेतीली बलुई मिट्टी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, अगला है हमारा यहाँ पर ढाल। इस प्रदेश की ढाल कैसे है, तो इस प्रदेश में नदी बहती है जिसका नाम है लूणी नदी। वो पहले पूर्व से पश्चिम की ओर फिर उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। तो इसकी ढाल की अगर बात करें तो ढाल हो जाएगी इसकी पूर्व से पश्चिम, व उत्तर से दक्षिण। इसके बारे में अगर प्रश्न ऐसा दे दे कि वो पूर्व से पश्चिम है या उत्तर से दक्षिण है या दक्षिण से उत्तर है या पश्चिम से पूर्व की ओर है, तो उस समय जब एक ही दिशा दे रखी हो तो हमें माननी पड़ेगी उत्तर से दक्षिण की ओर। अगर इस तरीके से दे रखी है, दो दिशाओं को मिला के दे रखी है, तो ये इसका आंसर सही है, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। लूणी नदी ऐसे बहती है, उसके बारे में हम जब नदियों की चर्चा करेंगे तब हमें पूर्ण रूप से इसके बारे में समझ में आएगा भी लूणी नदी कैसे कैसे बहती है। 6 जिलों में बहती है। अजमेर से निकलती है यहाँ से, इसके बाद में नागौर में, उसके बाद में यहाँ पर पाली में, जोधपुर में, बाड़मेर में, जालौर में से बहती है। तो ज़्यादा इसका जो क्षेत्र है वो कहाँ आता है, उत्तर से दक्षिण की तरफ आता है। तो ये सही इसका आंसर माना जाएगा। अगर एक सिंगल दिशा के बारे में दे रखा है तब, अगर जॉइंट में दे रखा है तो हम कह देंगे पूर्व से पश्चिम। पहले पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है, फिर उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती है। तो इसकी ढाल कैसे है इस प्रदेश की, इस नदी के हिसाब से इसकी ढाल है पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। आगे हम बात करते हैं, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। समुद्र तल से ऊंचाई, अगर ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तल से ऊंचाई है इसकी 200 से 300 मीटर। ये समुद्र तल से ऊंचा है। इसकी जो वनस्पति है इस प्रदेश की वो है मरूदभिद। मरूदभिद वनस्पति, ऐसी वनस्पति जिसको पानी की आवश्यकता कम पड़ती है वो वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। तो दोस्तों हमने अब पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात कर ली, उनकी विशेषताओं की बात कर ली। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आता है वो आता है हमारा मध्य अरावली प्रदेश, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये है भारत का इस तरीके से मैप, और ये है राजस्थान, ये गुजरात, इधर ये हरियाणा, और ये हरियाणा, और यहाँ पर पड़ती है दिल्ली। तो अरावली जो है वो गुजरात से स्टार्ट होती है राजस्थान में, और उसके बाद में कहाँ जाके समाप्त होती है वो हम कह देंगे वो दिल्ली के पास रायसीना की पहाड़ियाँ, वहाँ जाकर समाप्त होती है। ये अरावली है, मध्य अरावली प्रदेश जिसको हमने कहा था वो हिस्सा। इसका मतलब ये इस राज्य में भी है, गुजरात में भी है, इसमें भी राजस्थान में भी है, और ये हरियाणा में भी है, और ये केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, इसमें भी इसका विस्तार है। तो मध्य अरावली प्रदेश गुजरात से स्टार्ट होती है और रायसीना की पहाड़ियाँ दिल्ली है, वहाँ तक ये बीच का हिस्सा जो है ये फैली हुई है। इसके बारे में डिटेल से हम चर्चा करते हैं, इसकी उत्पत्ति जो है वो कब। दूसरा जो पार्ट है हमारा मध्य अरावली प्रदेश, मध्य अरावली प्रदेश। अगर हम इसकी उत्पत्ति की बात करें, इसकी उत्पत्ति हुई एजोइक काल में या महाकल्प। मध्य अरावली प्रदेश की उत्पत्ति कब हुई, एजोइक काल में, और किसका अवशेष माना जाता है, अवशेष। तो हम कह देंगे ये गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है, गोंडवाना लैंड का अवशेष ये माना जाता है। गोंडवाना लैंड हमने बात की थी, जो पृथ्वी का मध्य स्थलीय भूखंड है उसके दो हिस्से थे, एक था अंगारा लैंड और एक था गोंडवाना लैंड, उसी का हिस्सा ये अरावली मानी जाती है। अगर हम इसकी बात करें कि जो अरावली है कितने क्षेत्रफल में फैली हुई, राजस्थान का कितना हिस्सा ये घेरती है, तो हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल जो है इसका लगभग 9% इसका क्षेत्रफल आता है। 9% हिस्से के अंदर ये फैली हुई है। और इस 9% हिस्से में अगर ज़िलों की बात करें कितने ज़िले आते हैं, तो ज़िलों की अगर बात करें तो लगभग 7 ज़िले जो हैं उनमें इनका विस्तार ज़्यादा है। मुख्य रूप से 7 ज़िले आते हैं, जैसे जयपुर की बात करें, दौसा की बात करें, अलवर की बात करें, अजमेर की बात करें, उदयपुर की बात करें, राजसमंद की बात करें, सिरोही की बात करें। इन 7 ज़िलों में इसका मुख्य विस्तार है। इन 7 ज़िलों में इनको 3 हिस्सों में बांटा गया है,
उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। तो जिलों की बात करें तो 7 हो जाते हैं। अब हम जनसंख्या की बात करते हैं। जनसंख्या कितना हिस्सा मध्य अरावली प्रदेश में निवास करता है, तो हम कह देंगे 10% जो जनसंख्या है राजस्थान की वो मध्य अरावली प्रदेश में निवास करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि इसकी जो जलवायु है वो कैसी है। पहले वार्षिक वर्षा की बात करते हैं हम। यहाँ की वार्षिक वर्षा जो है वो है 50 से 90 सेंटीमीटर। ये जो वार्षिक वर्षा है साल भर की वार्षिक वर्षा होती है। साल भर में जितनी वर्षा होती है उसका औसत जो है वो है 50 से 90 सेंटीमीटर। ऐसी जब वार्षिक वर्षा होगी तो यहाँ की जलवायु कैसी रहेगी ये हमें बात करनी है। यहाँ की जो जलवायु है वो हो जाएगी उप आर्द्र जलवायु। उप आर्द्र जलवायु, उप आर्द्र का मतलब होता है जो आर्द्र और शुष्क के बीच का जो प्रदेश होता है वो। एक होती है हमारी जलवायु शुष्क और एक होती है आर्द्र। आर्द्र जलवायु में पर्याप्त मात्रा में पानी उपस्थित होता है वायु के अंदर और इसमें पानी की कमी रहती है। इन दोनों के बीच का जो हिस्सा जिसमें पर्याप्त पानी न हो, थोड़ा सा पानी हो उसके अंदर, तो बीच का जो हिस्सा है वो कैसा कहलाएगा, उप आर्द्र प्रदेश जलवायु वाला कहलाएगा। और वो हिस्सा कौन सा है हमारा, हम कह देंगे वो हिस्सा पड़ता है हमारा मध्य अरावली प्रदेश। अगर हम यहाँ की बात करें कि इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है समुद्र तल से ऊंचाई। तो दोस्तों इसकी ऊंचाई है 930 मीटर। इसकी औसत ऊंचाई वो है 930 मीटर। यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ ख़त्म होती है। और इसकी अगर औसत ऊंचाई की बात करें तो 930 मीटर आती है। अब कईयों के दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा, सर अकेले गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है तो ये 923 कैसा हुआ। ये पूरी अरावली है, इसमें कहीं ऊंची चोटियां हैं और कहीं नीची चोटियां। इस तरीके से अगर हम इसकी पूरी औसत ऊंचाई देखें, यहाँ से यहाँ तक की औसत ऊंचाई मान ली यहाँ तक आती है, तो ये जो ऊंचाई है ये ऊंचाई ये 930 मीटर मानी जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। इसके अलावा बहुत सी चोटियाँ जो ऊंची है, लेकिन उन ऊंची चोटियों को हम अगर एक समान रूप से फैलाकर अगर एक अरावली बनाना चाहें, आर्टिफिशियल या कृत्रिम अरावली बनाना चाहें, तो उसकी औसत ऊंचाई जो बनेगी वो बनेगी 930 मीटर है। मध्य अरावली प्रदेश की मिट्टी कैसी है। यहाँ की मिट्टी है लाल भूरी कंकरीली मिट्टी। जो मध्य अरावली प्रदेश की मिट्टी है वो लाल भूरी कंकरीली मिट्टी। और ये जो मिट्टी है इसमें लोह तत्वों की अधिकता रहती है। लोह तत्वों की अधिकता, लोह तत्वों की अधिकता से मतलब इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण ये जो मिट्टी है मक्का की फसल के लिए उपयुक्त रहती है। तो लिखेंगे यहाँ सर्वाधिक जो फसल होती है कौन सी होती है, मक्का की फसल होती है। सर्वाधिक फसल वो होती है मक्का। मक्का का वैज्ञानिक नाम है जिया मेज, इसे कहा जाता है जिया मेज, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी जो ढाल है वो कैसे है। तो जो पहाड़ है बीच का अरावली प्रदेश है, पश्चिम में पश्चिम की तरफ ढाल और पूर्व में पूर्व की तरफ ढाल है। तो हम लिख देंगे पश्चिम में जो ढाल है, पश्चिम में वो ढाल है पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर। और जो पूर्व में ढाल है वो है पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी ढाल। पश्चिम की अगर बात करें तो लूणी नदी बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर, तो हम लिख देंगे यहाँ पर लूणी नदी, ये इसका एग्जाम्पल है। अगर हम पूर्व की ढाल की बात करें तो वहाँ बहुत सी नदियाँ बहती है। एक नदी की बात करते हैं जैसे बाणगंगा नदी, तो ये नदियाँ जो है ये बहती हैं, इससे इनकी ढाल का पता लगता है कि जो ढाल है उस प्रदेश की वो कैसे है। अगर हम बीच के प्रदेश की ढाल की बात करते हैं तो पश्चिम में पश्चिम की ओर और पूर्व में पूर्व की ओर इसकी ढाल है। ये हमने बात कर ली। इसके अलावा हम देखेंगे इसके बारे में विस्तार जो है अरावली का, उसकी चर्चा करते हैं हम। विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। अभी मैं आपको बता के गया था इस तरीके से भारत है और भारत में ये राजस्थान है और यहाँ से इसका विस्तार यहाँ तक फैला हुआ है। ये जो है ये गुजरात, और गुजरात में ये जो स्थान है इसका नाम है खेड़ ब्रह्मा।
जिला है पालनपुर गुजरात, यहाँ से इसका जो प्रारंभ होता है और यहाँ ये ख़त्म होती है। ये जो स्थान है ये है दिल्ली, और दिल्ली में कौन सी पहाड़ियाँ कहलाती हैं इसकी? रायसीना की पहाड़ियाँ। रायसीना वो स्थान जहाँ पर हमारा पार्लियामेंट या संसद बनी हुई है वो है। तो लिखेंगे विस्तार इसका खेड़ब्रह्मा, पालनपुर गुजरात, यहाँ से लेकर ये रायसीना दिल्ली तक ये फैली हुई है। अब इसकी लंबाई की बात करते हैं, लंबाई इसकी कितनी है? तो दोस्तों लंबाई की अगर बात करें तो वही दोबारा मैप यहाँ पर ये है भारत और ये है राजस्थान, ये गुजरात और ये हरियाणा और उसके बाद में ये दिल्ली। अगर यहाँ से यहाँ की कुल लंबाई की बात करते हैं तो ये जो कुल लंबाई है इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। अरावली की कुल लंबाई खेड़ब्रह्मा पालनपुर से लेकर यहाँ रायसीना की पहाड़ियाँ गुजरात तक कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। अगर हमें राजस्थान की बात करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी कुल जो लंबाई है वो है 550 किलोमीटर। इसका मतलब राजस्थान में इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है। हम कह देंगे 692 का 550 किलोमीटर अकेले राजस्थान में होने के कारण ये जो प्रतिशत है लगभग 80% इसका विस्तार राजस्थान में है। तो लिखेंगे कुल लंबाई कितनी है इसकी? 692 किलोमीटर। अरावली की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। और राजस्थान में इसकी विस्तार की अगर बात करें, राजस्थान में वो है 550 किलोमीटर राजस्थान में विस्तृत है। अगर हम प्रतिशत के रूप में बात करें इसका कुल कितना प्रतिशत है तो हम कह देंगे राजस्थान में इसका जो प्रतिशत है वो है 80%। इस तरीके से सर्वाधिक इसका विस्तार कहाँ है? राजस्थान में है। आगे हम देखते हैं कि इसका सर्वाधिक ऊंचा भाग जो है वो कहाँ पर है। तो इस अरावली का जो सबसे ऊंची चोटी है वो इस सिरोही में पड़ती है। यहाँ पर यह है गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा और ये जो चोटियाँ हैं जरगा, ये सिर्फ पश्चिम दिशा में है। और इधर जो पूर्व में है वहाँ पर जो ऊंची चोटी है उसका नाम है रघुनाथगढ़, और वो कहाँ पे है? सीकर में ये चोटी है। तो पश्चिम में ऊंचा भाग और उत्तर में ऊंचा भाग, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो पहले लिखते हैं सर्वाधिक ऊंची चोटी। सर्वाधिक ऊंची चोटी वो है गुरु शिखर, और गुरु शिखर है कहाँ? हम कह देंगे ये पड़ती है सिरोही में। सिरोही में है। इसकी ऊंचाई कितनी है तो हम कह देंगे ऊंचाई है इसकी 1722 मीटर। इसी के बारे में कहा जाता है संतों का शिखर, संतों का शिखर। अगर प्रश्न ये कह दे कि दक्षिण पश्चिम का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है तो भी ये गुरु शिखर है। अगर वो कह दे अरावली का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है तो भी गुरु शिखर है। अगर वो ये कह दे हिमालय और नीलगिरी की पहाड़ियों को छोड़कर पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो भी आती है गुरु शिखर। इसे राजस्थान का सागरमाथा भी कहा जाता है। अब हम कह दें कि जो उत्तर पूर्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तर पूर्व की ऊंची चोटी तो हम कह देंगे रघुनाथगढ़। उत्तर पूर्व की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़ है, और है कहाँ पर? ये सीकर में है, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1055 मीटर। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा कि जो सर्वाधिक ऊंचा भाग है वो दक्षिण पश्चिम में है, और जो उत्तर पूर्व में ऊंचा भाग है उस चोटी का नाम क्या है? रघुनाथगढ़ है। दक्षिण पश्चिम में ऊंची चोटी उसका नाम है गुरु शिखर, और उसे कहा जाता है संतों का शिखर। इस तरीके से यहाँ की जो चट्टान है या अवशेष है वो कौन सा है तो हम कह देंगे मध्य अरावली प्रदेश में चट्टानें पाई जाती है वो पाई जाती है प्राथमिक चट्टानें। प्राथमिक चट्टान या इसे कहा जाता है आग्नेय चट्टान। प्रश्न आ सकता है कि मध्य अरावली प्रदेश में कौन सी चट्टानें पाई जाती है तो हम कह देंगे प्राथमिक या आग्नेय चट्टान। यहाँ का जो मुख्य चट्टान है उसकी विशेषता यही है कि यहाँ की चट्टान जो है वो है आग्नेय या प्राथमिक चट्टान। तो हमने दोस्तों दूसरा जो पार्ट है हमारा मध्य अरावली प्रदेश उसकी बात कर ली, उसकी लंबाई की बात कर ली, चौड़ाई की। एक बात और इसमें रह जाती है कि इसका सर्वाधिक चौड़ा भाग किधर है तो हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम में इसका चौड़ा भाग है, उत्तर पूर्व में इसका कम चौड़ा भाग है। अगर ऊंचाई की बात करें तो हम कह देंगे दक्षिण पश्चिम में इसका सर्वाधिक ऊंचा भाग है, क्योंकि यहाँ ऊंची ऊंची चोटियाँ मिलती हैं, जैसे गुरु शिखर है, शेर है, देलवाड़ा है, जरगा है, अचलगढ़ है। ये सारी ऊंची चोटियाँ जो है दक्षिण पश्चिम में रहती हैं, और उस तरफ जो है कम ऊंचा भाग है इसका। अगर वो कह दे कि अरावली का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है, जिला अगर पूछे तो हम कह देंगे सर्वाधिक विस्तार वाला जिला जो है वो है उदयपुर। उदयपुर में इसका सर्वाधिक विस्तार है। अगर वो पूछे कम विस्तार वाला जिला कौन सा है तो हम कह देंगे उन जिलों में जो आपका अजमेर है उसमें कम विस्तार इसका मिलता है।
जो मैंने आपको 7 ज़िले बताए थे, जैसे जयपुर की बात करें, दौसा की बात करें, अलवर की बात करें, जयपुर की बात करें, उदयपुर की बात करें, राजसमंद जिला हुआ, सिरोही जिला हुआ, उन जिलों में 7 जिलों में जिसका सर्वाधिक इसका विस्तार है, मैंने लिखा था यहाँ पर 7 जिले जो हैं उनमें सर्वाधिक विस्तार जो है उदयपुर का है और कम विस्तार जो है उसका अजमेर में इसका पड़ता है। तो दोस्तों हमने मध्य अरावली प्रदेश की बात कर ली। अब हम करते हैं पूर्वी मैदानी भाग जो है उसकी चर्चा हम करते हैं। तीसरा जो भाग है वो है पूर्वी मैदानी भाग। पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी भाग ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फैला हुआ भाग है वो भाग है। तो उसकी उत्पत्ति के बारे में हम देखते हैं। उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति जो है वो नियोजोइक काल में हुई थी। महाकल्प। और अवशेष जो है इसका निर्माण जो है वो किससे हुआ था, हम कह देंगे गंगा यमुना का जो मैदानी क्षेत्र है, ये गंगा यमुना के द्वारा लाई गई मिट्टी से इसका निर्माण हुआ है। तो गंगा यमुना का मैदान उसी का ये हिस्सा माना जाता है। आगे हम बात करते हैं ये कितना क्षेत्रफल घेरता है पूरे राजस्थान का, तो हम कह देंगे टोटल राजस्थान का 23% हिस्सा ये घेरता है। और यहाँ जो जनसंख्या निवास करती है वो है 39% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। दोस्तों सबसे संपन्न कोई प्रदेश अगर माना जाता है तो वो माना जाता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या का अनुपात यहाँ पर ज़्यादा है। तो ये मान के चलो आप लगभग दुगने अनुपात में जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है, क्योंकि यहाँ पर जो संसाधन है कृषि के वो सर्वाधिक माने जाते हैं, प्लस यहाँ वार्षिक वर्षा भी है वो अच्छी होती है। इसके हिसाब से ये सबसे संपन्न प्रदेश माना जाता है। यहाँ वार्षिक वर्षा की अगर बात करें हम, वार्षिक वर्षा, तो वार्षिक वर्षा यहाँ है 50 से 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा यहाँ होती है। इस हिसाब से यहाँ की जलवायु की बात करें, जलवायु जो है वो है यहाँ की आर्द्र जलवायु। आर्द्र जलवायु, यहाँ की जलवायु है आर्द्र जलवायु। अगर ढाल की बात करें हम, तो जो नदियाँ अरावली से निकलती हैं और पूर्व की तरफ जाती हैं, तो इस प्रदेश का ढाल भी कैसे बनता है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ढाल है इसका पश्चिम से पूर्व की, और इसकी ढाल है नदियों के रूप में अगर बात करें तो जैसे हम देखते हैं बाणगंगा नदी या बनास नदी। बनास नदी। तो दोस्तों इस तरीके से इसकी ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। नदियों का मैंने आपको नाम बता दिए, जैसे बाणगंगा नदी है जयपुर से निकलती है, दौसा भरतपुर होकर यमुना में जाके गिरती है। इस तरीके से बनास नदी राजसमंद से निकलती है, चित्तौड़गढ़ आपका भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाईमाधोपुर में होकर चंबल में जाके मिलती है। तो इनकी ढाल कैसे है, पश्चिम से पूर्व की ओर इनकी ढाल है। अगर हम अन्य बातें करें इसके बारे में, मिट्टी की अगर बात करते हैं, जो मिट्टी है इसकी वो है जलोढ़ और कछारी मिट्टी। जलोढ़ और कछारी मिट्टी, इस मिट्टी का निर्माण किससे हुआ था, हम कहते हैं कि इस मिट्टी का निर्माण हुआ है गंगा यमुना की जो लैगी मिट्टी है उससे इसका निर्माण हुआ है। वर्तमान में यहाँ पर वर्तमान में जो मिट्टी आ रही है से भी आ रही है। राजस्थान की जो नदियाँ हैं जैसे बाणगंगा है, आपकी बनास नदी है, आपकी मोरेल नदी है, ढूंढ है, ये जो नदियाँ इनके द्वारा मिट्टी भी इस मैदान में आ रही है। तो वर्तमान में जो मिट्टी आ रही है वो राजस्थान की नदियों की आ रही है, और पहले जो इसका निर्माण हुआ वो किससे हुआ है, गंगा और यमुना के द्वारा लाई गई मिट्टी से इसका निर्माण हुआ है। वो मिट्टी कैसी है, जलोढ़ और कछारी मिट्टी है। इस मिट्टी में पानी को रोकने की क्षमता सर्वाधिक होती है, ज़्यादा होती है, सर्वाधिक नहीं होती, सर्वाधिक होती है काली दोमट मिट्टी के अंदर ज़्यादा होती है। तो यहाँ सभी प्रकार की फसलें हो सकती हैं, सभी प्रकार की फसलों के लिए उपयुक्त ये मिट्टी होती है। इसके अलावा हम इनके भागों की बात करेंगे। भाग हम अगले पार्ट में करेंगे। इसके कुल मिला के 4 पार्ट हैं। एक आता है इसका, पहला पार्ट आता है इसका वो है बाणगंगा बेसिन, दूसरा आता है इसका बनास बेसिन, तीसरा आता है इसका चंबल बेसिन, चौथा है इसका माही बेसिन। दोस्तों हम इनके 4 भागों की बात करेंगे, अगले पार्ट में करेंगे, यहाँ हम नहीं करेंगे इसके बारे में। 4 पार्ट हैं, बाणगंगा बेसिन, बनास बेसिन, चंबल बेसिन और माही बेसिन।
तीनों जो ऊपर वाले 3 पार्ट हैं इनका अपवाह है पश्चिम से पूर्व की ओर, और जो चौथा पार्ट है ये इसका अपवाद है माही नदी। माही नदी का जो अपवाह है वो है पूर्व से पश्चिम की ओर। तो एकमात्र अपवाद या अपवाह का जो अपवाद है वो कौन सी नदी मानी जाती है, तो हम कह देंगे माही नदी इसका पूर्वी मैदानी भाग का एकमात्र अपवाद मानी जाती है। इस तरीके से हमने ये पूर्वी मैदानी भाग है इसकी संपूर्ण जो पूर्वी मैदानी भाग इसकी चर्चा हमने कर ली। अब हम करते हैं आपका चौथा जो भाग है वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। चौथा जो हिस्सा हमारा वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसकी हम चर्चा करते हैं। इसकी जो उत्पत्ति होती है वो है मीसोजोइक काल, मीसोजोइक महाकल्प में इसकी उत्पत्ति हुई थी। अगर इस भाग की हम अवशेष के रूप में बात करें किससे इसका निर्माण हुआ, तो हम कह देंगे ज्वालामुखी उद्गार से। इस गोंडवाना लैंड का, ये भी गोंडवाना लैंड का प्रदेश है, हिस्सा है। तो गोंडवाना लैंड में जो ज्वालामुखी उद्गार हुए थे उससे इसका निर्माण हुआ है। तो नोट करेंगे हम यहाँ पर जो निर्माण हुआ है वो हुआ है या अवशेष है वो किसका है, हम कह देंगे ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी उद्गार से इसका निर्माण हुआ है। बाकी विशेषता यहाँ नोट करेंगे हम। हमने उत्पत्ति की बात कर ली, मेसोजोइक काल में महाकल्प में इसकी उत्पत्ति हुई। निर्माण जो होता है वो किससे होता है, आपके ज्वालामुखी उद्गार से इसका निर्माण होता है। अगर हम बात करें कि जो क्षेत्रफल है टोटल राजस्थान का कितना हिस्सा घेरता है, तो हम कह देंगे ये हिस्सा घेरता है 7%। इस हिसाब से ये राजस्थान का सबसे छोटा प्रदेश माना जाता है। राजस्थान का सबसे छोटा प्रदेश। 4 भागों में भौतिक स्वरूप में हम देखें 4 भाग थे, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मध्य अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जो है इन चारों में सबसे छोटा माना जाता है। अगर हम यहाँ की जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या कितनी है, तो जनसंख्या जो है वो यहाँ निवास करती है 11%। टोटल जनसंख्या का 11% हिस्सा कहाँ निवास करता है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में निवास करता है। अगर हम यहाँ की जो वार्षिक वर्षा है उसकी बात करें, वार्षिक वर्षा, तो वार्षिक वर्षा यहाँ होती है 80 से 120 सेंटीमीटर यहाँ वार्षिक वर्षा होती है। इसका मतलब सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला कौन सा प्रदेश है, तो हम कह देंगे सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला जो प्रदेश है वो कौन सा है, तो हम कह देंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये वो प्रदेश है जहाँ सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है। कौन सी, मानसून से होती है, तो हम लिख देंगे यहाँ जो मानसून आता है वो आता है बंगाल की खाड़ी का मानसून। बंगाल की खाड़ी का मानसून। वैसे हम इस बरसात या वर्षा की जो बात करेंगे, मानसून की जो बात करेंगे, वो अलग टॉपिक आता है हमारा जलवायु, उसमें हम बात करेंगे। लेकिन अभी आपको बता दिया कि इस प्रदेश में जो मानसून आता है वो उधर से आता है और इसी मानसून से यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है 80 से 120 सेंटीमीटर। इसलिए यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी मानी जाती है, तो जलवायु के बारे में देखते हैं। यहाँ की जलवायु है अति आर्द्र जलवायु। अति आर्द्र जलवायु यहाँ की रहती है। उसके बाद में हम यहाँ की मिट्टी की अगर बात करें, मिट्टी, दोस्तों यहाँ की मिट्टी का निर्माण जो हुआ है वो ज्वालामुखी उद्गार से होता है। ज्वालामुखी जो फटता है, वैल्कनो जब उद्गार होता है उसका, तो वहाँ से जो मिट्टी निकलती है, लावा निकलता है, वही बाद में ठंडा होकर मैदान में फैल जाता है और उसके बाद में उन पठारों का धीरे धीरे क्षरण होता है और वो मिट्टी के रूप में मैदान में फैल जाती है। तो मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, हम लिख देंगे ज्वालामुखी। पहले तो मिट्टी है कौन सी, जो मिट्टी है यहाँ की वो है काली दोमट मिट्टी। काली दोमट मिट्टी। काली दोमट मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। यहाँ पर बहुत सी फसलें ऐसी होती हैं जिनका उत्पादन ज़्यादा होता है, जैसे हम बात करते हैं संतरा, जैसे हम बात करते हैं अफीम, जैसे हम बात करते हैं कपास, इनके लिए उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। बात आती है इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो हम कह देंगे यहाँ की मिट्टी का निर्माण होता है आपके ज्वालामुखी उद्गार से। ज्वालामुखी उद्गार से इस मिट्टी का निर्माण होता है। इसके अलावा यहाँ पर कौन सी चट्टानी पाई जाती है, तो हम कह देंगे ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। यहाँ पर बेसाल्ट चट्टान की अधिकता रहती है। बेसाल्ट चट्टान की यहाँ पर अधिकता रहती है। ये हमने बात कर ली। इसके बाद में आता है इस प्रदेश की ढाल। ढाल, दोस्तों जैसे चंबल नदी की हम बात करें, चंबल नदी
दक्षिण से आती है एमपी से, उसके बाद में उत्तर की तरफ जाती है, उसके बाद में इस तरीके से पूर्व की तरफ जाती है। तो हम कह देंगे इस प्रदेश की ढाल भी दक्षिण से उत्तर पश्चिम की से पूर्व की तरफ रहती है। नदी की अगर बात करें तो हम बता देंगे जैसे चंबल नदी, तो ढाल है इसकी दक्षिण से उत्तर, व पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व। जैसे नदी की अगर बात करें तो नदी आती है जैसे चंबल नदी, चंबल नदी। तो दोस्तों हमने चौथे हिस्से की बात कर ली जिसका नाम है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। 2 दिशाओं में है, दक्षिण में भी है और पूर्व में भी है। ये मुख्य रूप से इसमें 4 जिले आते हैं संपूर्ण रूप से। इसमें इसके अंदर बूंदी भी आता है, कोटा भी आता है, झालावाड़ भी आता है, बारां भी आता है। इसके अलावा सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर का नीचे वाला हिस्सा भी आता है जहाँ पर चंबल नदी बहती है। और जो नीचे का हिस्सा है प्रतापगढ़, इसका थोड़ा सा हिस्सा भी आता है। इस प्रकार ये जो हिस्सा है इसे कहा जाता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और इस प्रदेश का जो निर्माण हुआ है वो ज़्यादातर जो है यहाँ पर पठार हैं और उनका जो निर्माण हुआ है वो हुआ है ज्वालामुखी उद्गार से। तो ये हमने बात कर ली। सर्वाधिक वर्षा वाला प्रदेश कौन सा माना जाता है, तो हम कह देंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश माना जाता है। अगर वो ये पूछ ले कि सबसे छोटा भाग कौन सा है तो हम कह देंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, सबसे छोटा प्रदेश माना जाता है। इसी के कंपैरिजन, इसी की तुलना में बड़ा प्रदेश कौन सा है तो हम कह देंगे पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, ये बड़ा प्रदेश है। अगर वो कह दे कि सर्वाधिक जनसंख्या किस प्रदेश में निवास करती है तो हम कह देंगे सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है पूर्वी मैदानी भाग के अंदर, क्योंकि यहाँ पर 23% क्षेत्रफल में 39% जनसंख्या निवास करती है। इसका मतलब क्षेत्रफल के लगभग दुगने अनुपात में यहाँ पर जनसंख्या निवास करते हैं। अगर वो कह दे समान अनुपात में जो जनसंख्या निवास करती है, क्षेत्रफल के समान अनुपात में जनसंख्या निवास करने वाला प्रदेश कौन सा है तो हम कह देंगे मध्य अरावली प्रदेश में लगभग 9% क्षेत्रफल में 10% जनसंख्या निवास करती है। ये रहा 7% और यहाँ पर 11% जनसंख्या निवास करती है। ये हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इसकी हमने बात कर ली। यहाँ की जो मिट्टी है वो काली दोमट मिट्टी है, सबसे अधिक उपजाऊ मानी जाती है। और यहाँ की चट्टान जो है वो है आपकी बेसाल्ट चट्टान। तो दोस्तों हमने चारों प्रदेशों की बात कर ली। आगे हम अगले ही क्लास में बात करेंगे, हम एक एक प्रदेश की बात करेंगे। जैसे ये पहला जो भाग है हमारा, ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसमें सभी जिलों का जो जलवायु है, सभी जिलों की जो मिट्टी है एक समान न होने के कारण इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक नाम होगा पश्चिमी विशाल मरुभूमि, दूसरा नाम होगा बांगड़ प्रदेश। तो उनकी डिटेल से चर्चा हम बाद में करेंगे। उसके बाद में इसके भी 3 हिस्से किए गए हैं। ऊपर वाला हिस्सा कहलाएगा उत्तरी अरावली, बीच वाला कहलाएगा अजमेर वाला, मध्य अरावली और नीचे वाले 3 जिले जो आते हैं राजसमंद, उदयपुर और सिरोही, ये कहलाता है हमारा दक्षिणी जो अरावली, ये कहलाती है। इनकी प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख चोटियाँ और यहाँ की जो प्रमुख वनस्पति है उसकी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में पूरे मैदानी भाग को 4 हिस्सों में बांटा गया है, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। जैसे बाणगंगा बेसिन, बनास बेसिन, चंबल बेसिन और माही बेसिन, अगले ही पार्ट में इनकी चर्चा करेंगे। इसी प्रकार दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसको भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है विंध्यन का गारभूमि, दूसरा है दक्कन का लावा पठार। तो दोस्तों आज के चैप्टर में हम इतना ही करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।